गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सुनावड़ा जिला प्रतापगढ़ की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। सबसे पहले मैं विद्यालय के प्रबंधक श्री मनोज सर, डायरेक्टर मुराद सर एवं प्राचार्य डॉक्टर बिंदु मिश्रा मैडम को धन्यवाद देती हूँ, जिनके अथक प्रयास और उच्च सोच के कारण यह कार्य संभव हो पाया है। और अपने सभी साथियों का भी धन्यवाद देती हूँ जो कि इस कार्य में मिलजुल कर भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम हिंदी शिक्षण में आपको पढ़ाएंगे अनिवार्य संस्कृत, जो कि डीएलएड 4th सेमेस्टर में आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा। पहला चैप्टर है आपका अनिवार्य संस्कृत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा का उत्पन्न हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसलिए सर्वप्रथम जो है संस्कृत के बारे में हमें जान लेना थोड़ा आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत भाषा भारत की एक अनुपम गौरवपूर्ण संपत्ति है, जिसे बनाकर संजो कर रखना हमारे लिए अति आवश्यक है। संस्कृत भाषा में हमारी संस्कृत सुरक्षित है। संस्कृत अत्यधिक वैज्ञानिक भाषा है, जिसमें वर्ण, शब्द, वाक्य, कारक, लिंग, वचन, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि सभी चीजों का समावेश है, जिसमें हम सर्वप्रथम आपको संस्कृत वर्णमाला बताएंगे। संस्कृत वर्णमाला फिलहाल आप लोग जानते होंगे, जो भी हमने आपको हिंदी वर्णमाला बताया है उससे सिर्फ संस्कृत वर्णमाला में 2 शब्द अधिक होते हैं। वो 2 शब्द कौन से होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। संस्कृत में वर्णों का विभाजन 2 रूपों से किया गया है। हिंदी में भी वर्णों का विभाजन सिर्फ 2 रूपों में ही किया गया है, स्वर और व्यंजन। सर्वप्रथम हम जानेंगे वर्णमाला है क्या। वर्णमाला जैसा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। जैसे हर एक वर्ण को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना ही वर्णमाला है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत आप लोगों ने 2 चीजें देखा होगा, स्वर और व्यंजन। या कह सकते हैं कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो सर्वप्रथम हम स्वर जान लेते हैं। संस्कृत वर्णमाला बहुत कुछ हिंदी वर्णमाला के समान ही है, लेकिन इसमें सिर्फ हिंदी वर्णमाला से 2 शब्द अधिक हैं, वो हम आपको आगे बताते हैं। हिंदी में आपने देखा होगा आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। लेकिन हमारी संस्कृत वर्णमाला में इसी हिंदी वर्णमाला से 2 वर्ण और भी अधिक हैं, जो है दीर्घ री और ली। आइए देखते हैं संस्कृत वर्णमाला, जो कि महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है, जो जिनका क्रम हिंदी वर्णमाला से थोड़ा भिन्न है, जो इस प्रकार है: अयुण, ऋऋक, एओंग, ऐऔच, हैवरट, लड़, यम गणनम, झगैर, घटदस, जब गणदस, खपछट, चटकव, कपय, ससर, हल। जो कि आपके सामने है, देख लेंगे। जो हम अभी आपके सामने बोले हैं: आ, ई, उ, री, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, है, य, व, रट, लड़, य, म, अंग, ड़, न, म, झ,
टव कपय सस सर फल। ये है 14 माहेश्वर सूत्र जो आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें हम आपको बता दें कि महर्षि पाणिनि ने अच प्रत्याहार के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला के स्वरों को रखा है और हल प्रत्याहार के अंतर्गत संस्कृत वर्णमाला के व्यंजनों को रखा है। जैसा कि आपको स्वर और व्यंजन अलग अलग हम बता भी चुके हैं, जिसमें हिंदी वर्णमाला से संस्कृत में 2 स्वर अधिक बताए गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे संस्कृत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में स्वर 13 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, हिंदी में स्वर 11 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में स्वर 13 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से है अ, आ, ई, उ, री। संस्कृत में यही दीर्घ री जो है एक के हिंदी स्वर से अधिक है और अगला है री। आ, ई, उ, री, यह है दीर्घ री, इसे कहते हैं दीर्घ री और यह है री। इसके बाद ए, ऐ, ओ, आ। अब हम इसकी गिनती करेंगे, देख लेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके थे कि संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। आपने ध्यान दिया होगा हिंदी में ये यानी 2 स्वर नहीं होते हैं। स्वरों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है। सर्वप्रथम हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों के प्रकार। आप लोग इसको देख चुके हैं, हम इसको स्वरों के प्रकार में सर्वप्रथम देखेंगे जीवा की स्थिति के आधार पर। जीवा की स्थिति के आधार पर या मुखों की आकृति के आधार पर या होठों की आकृति के आधार पर या काल या समय के आधार पर स्वरों को अलग अलग रूप से बांटा गया है। जिसमें देखिए पहले हम जीवा की स्थिति के आधार पर। जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार 3 हैं। पहला अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा है स्पष्ट। अग्र का मतलब जीवा के नियत स्थान से अग्रभाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं, और जीवा के नियत स्थान के या मध्य भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, और जीवा के पश्च भाग यानी पिछले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। ये तो हो गया आपकी जीवा की स्थिति के आधार पर। इसमें हम आपको अलग अलग दिखा देते हैं, अग्र स्वर किसे कहते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं और मध्य स्वर किसे कहते हैं। अग्र स्वर में आते हैं ई, ए, ऐ। ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण जीवा के अग्र भाग से होता है। इसके बाद मध्य स्वर में आता है आ। आ स्वर ऐसा है जिसका उच्चारण जीवा के मध्य भाग से होता है। पश्च का मतलब होता है पीछे। अब इसके बाद ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण
प्रकार से बांटे गए हैं। काल के आधार पर हर्ष, दीर्घ, प्लुत। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। या यूं कहेंगे मात्रा के आधार पर इन्हें इस प्रकार से बांटा गया है। जो हर्ष स्वर होते हैं उनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। हर्ष मतलब छोटा, छोटे का तात्पर्य है कम से, या ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हर्ष स्वर का हर्ष स्वर से 2 गुना समय दीर्घ स्वर में तथा हर्ष स्वर से 3 गुना समय प्लुत स्वर में लगता है। इस प्रकार से इसे हम हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर तथा प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ, री। इसे हम हर्ष स्वर या आ, ई, उ, री को ही मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर। अब दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आ। ये 4 आपके मूल स्वर या हर्ष स्वर कहलाएंगे। ये आपके दीर्घ स्वर या ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जिसमें हम मात्रा के या समय के अनुसार आपको बता रहे हैं, इसलिए इसे एक मात्रिक, इसे द्विमात्रिक और इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर में आपका आता है जैसे ओम, राम। इन शब्दों का उच्चारण करने में हमें अधिक समय लग रहा है, हर्ष स्वर से 3 गुना समय लग रहा है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर कहा जाता है। अब इसके बाद हम स्वर का ही वर्गीकरण देखेंगे होठों की आकृति के आधार पर। होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों की आकृति से तात्पर्य है कि हमारे जो हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं, कौन से स्वर ऐसे हैं जिनको बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुला रहता है और कौन से स्वर ऐसे हैं जिनको बोलते समय हमारा मुंह पूरा बंद रहता है या आधा खुला रहता है। उस आधार पर हम देखेंगे। पहला है सम्मिलित स्वर, दूसरा है अर्धसम्मिलित स्वर, तीसरा है विपरीत स्वर और अगला है अर्धविपरीत स्वर।
प्रकार से होठों की आकृति के आधार पर आपने देखा कि स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है: समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए। अगली वीडियो में हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।